हम हुक्स लॉ यानी कि हुक के नियम के ऊपर चर्चा करते हैं। हुक का नियम इलास्टिसिटी में यानी कि प्रत्यास्थता में एक बेसिक नियम है और इस नियम का प्रतिपादन रॉबर्ट हुक ने 1678 में किया था। आइए जरा समझने की कोशिश करते हैं। प्रत्यास्थाओं की सीमाओं के भीतर, ये शब्द याद रखो, प्रत्यास्थाओं की सीमा के अंदर, विद इन इलास्टिक लिमिट, यानी कि आप फोर्स से इतना लगा रहे हो कि ऐसा ना हो कि जो बॉडी है वही टूट जाए, तो इसलिए बोला गया है विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू द कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रेन, यानी कि जो प्रतिबल होता है वो विकृति के क्या होता है, समानुपाती होता है, या कैपिटल ई बराबर स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। यहाँ जो कैपिटल ई है वह क्या है, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, जिसे कि हम क्या बोलते हैं, जिसे कि हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं। अब हम आगे चर्चा करेंगे कि जो विकृति के आधार पर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो कितने प्रकार की होती है और उनके क्या क्या नाम होते हैं, ये हम अब इसकी चर्चा करेंगे। यहाँ पर हम जानते हैं कि जो विकृति है वह तीन तरह की विकृति होती है। एक तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, दूसरा होता है वॉल्यूम यानी कि आयतन, और तीसरी होती है ऐंठन वाली। तो उसी के आधार पर जो हम कैपिटल ई है, कैपिटल ई को हम तीन प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। कैपिटल ई यानी कि मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, कैसे डिवाइड कर सकते हैं जरा आप ये देखिएगा। नंबर 1 लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, यानी कि जो लंबाई के जो अकॉर्डिंग हो रही है विकृति, उसके लिए हम क्या कहते हैं, वाई, मॉडुलस ऑफ यंग्स मॉडुलस बोलते हैं इसे हम लोग। और जब आयतन में परिवर्तन हो रहा है तब उसे बोलते हैं बल्क मॉडुलस, यानी कि इसे हम लोग किससे शो करते हैं, इससे हम के से शो करते हैं ये। और थर्ड जो ऐंठन होता है यानी कि जो शेयरिंग स्ट्रेन होती है, उसके लिए कैपिटल ई को हम किससे शो करते हैं, ईटा से। इस प्रकार जो विकृति है यानी कि जो स्ट्रेन है, स्ट्रेन के बेस पर हम कैपिटल ई यानी कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को तीन तरह से लिखते हैं, वाई, के और ईटा। और आप देखेंगे आगे इनके बीच में क्या क्या रिलेशन होते हैं, वो आगे डिस्कशन करेंगे। और हाँ, ये और ध्यान रखिएगा कि जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है यानी कि कैपिटल ई, इसकी जो बीमा होती है वो स्ट्रेस के अकॉर्डिंग होती है। जैसे स्ट्रेस की बीमा होती है वही ई की बीमा होती है, क्योंकि स्ट्रेन की बीमा तो होती नहीं है। यानी कि इसकी बीमा यानी कि जो डायमेंशन क्या होगी, एम एल माइनस वन टी माइनस टू, क्या होगी, टी माइनस टू। ठीक है, ये वाला टॉपिक अब यहाँ कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा करेंगे हम लोग। आइए हम एक ऐसे तार की कल्पना कर रहे हैं जिस पर कि हम वजन बढ़ाते चले जा रहे हैं। वेट क्या है जिस पर हम बढ़ाते चले जा रहे हैं। जैसे कि मान लीजिएगा कि एक तार है जिसे क्लैंप कर दिया गया है, यानी कि ऊपर कस दिया गया है इधर। और यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम लोग, ये तो स्टैंड है, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम लोड बढ़ाते चले जा रहे हैं। एक बार लोड हमने इतना रखा, फिर क्या करा, लोड हमने और बढ़ा दिया, फिर इसी तरीके से हमने क्या करा, लोड फिर बढ़ा दिया। तो कोई ना कोई लिमिट तो आएगी ना कि जब तार क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम बार बार ग्राफ खींच रहे हैं इनके भी, मतलब लोड को बढ़ाते जा रहे हैं, और हम ये देखते हैं कि एक्सिस बनाई हमने, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो हम जो ग्राफ खींच रहे हैं वो स्ट्रेन, स्ट्रेन मतलब क्या होता है, विकृति। विकृति जो है उसको तो हम एक्स एक्सिस पर ले रहे हैं, और जो प्रतिबल है उसको कहाँ ले रहे हैं, वाई एक्सिस पर। प्रतिबल यानी कि स्ट्रेस। तो इसके बीच में हम लोग ग्राफ खींचते हैं और हम ये देखते हैं कि इसका बिहेवियर क्या आता है, मतलब तार पर जो आप जिस तरीके से लोड बढ़ा रहे हो तो उस तार का क्या बिहेवियर होगा, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे ग्राफ के द्वारा।
ये देखिएगा ग्राफ है स्ट्रेस और स्ट्रेन का, और स्ट्रेन इसमें एक्स एक्सिस के अलोंग है और जो स्ट्रेस यानी कि प्रतिबल है वो वाई एक्सिस के अलोंग है। हम ये देख रहे हैं कि जैसे हम स्ट्रेन यानी कि जैसे जैसे हम लोड बढ़ाते चले जा रहे हैं, लोड इंक्रीज होता जा रहा है, तो पी पॉइंट तक, जो आपको पी पॉइंट दिखाई दे रहा है ये तो यहाँ तक ओ से पी, यहाँ तक जो ग्राफ है वो हुक का जो लॉ है या हुक का जो नियम है उसको फॉलो करता है, यानी कि स्ट्रेस और स्ट्रेस एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हैं ओ से पी तक। लेकिन जब आप लोड और बढ़ाते हो और आप कहाँ पहुँचते हो, आप पहुँचते हो ई तक। कहाँ? ई तक, ये पी से ई तक। तो पी जो पॉइंट है वो लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, यानी कि उस टाइम तक जो स्ट्रेस और स्ट्रेन है वो एक दूसरे का प्रोपोर्शनल है, हुक्स का लॉ को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन जब हम ई पर आते हैं, ई को क्या कह रहे हैं हम लोग? इलास्टिक लिमिट है ये। तब जो मटेरियल है इलास्टिक लिमिट तक पहुंच जाता है, और जो ग्राफ है आपका वो पी टू ई, माने इलास्टिक लिमिट तक आप ये समझिए कि आप इसमें यानी कि अगर आप लोड को हटा देते हो, ये समझिए बात को, अगर आप लोड को क्या करते हो, लोड को हटा देते हो, लोड को क्या करा आपने? हटा दिया। उस समय लोड को हटा दिया आपने, तो जब आप लोड को हटाते हो तो क्या होगा, ये अपनी जो पोजीशन है उसमें दोबारा आ जाता है। जब आपने लोड को जैसे ही हटाया तो ये मतलब वाई है, अपनी ओरिजिनल स्टेट में फिर आ जाता है। तो ये इलास्टिक लिमिट के अंदर है, ये ध्यान रखिएगा। हाँ ये है कि यहाँ पर हो सकता है, पॉसिबल है कि जो हुक्स लॉ है वो फॉलो ना हो रहा हो, लेकिन कुछ मटेरियल के लिए ऐसा पॉसिबल है कि मतलब इलास्टिक लिमिट में ये तो है कि अपनी जो ओरिजिनल स्टेट है उसको वो रिगेन कर लेता है। आइए और आगे पॉइंट्स को हम लोग डिस्कशन करते हैं। अब आप ग्राफ में जो ई और वाई पॉइंट देख रहे हैं, इनके ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं, ई और वाई पॉइंट के ऊपर। जो ई पॉइंट है और हमारा जो वाई पॉइंट है, ये जो ग्राफ, इसमें देखिएगा ई और वाई दोनों आ रहे हैं। तो जो ई पॉइंट मतलब इलास्टिक लिमिट वाला पॉइंट है, इसके बाद हमने क्या करा कि स्ट्रेन यानी कि अपने लोड को हम बढ़ाते गए, ई से ज़्यादा, इलास्टिक लिमिट से ज़्यादा लोड बढ़ा रहे हैं। तो देखो हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप ये देखो, ये ग्राफ को ध्यान से देखो, ये यानी कि ये जो चरासा आपने चरासा लोड बढ़ाया, स्ट्रेन बहुत ज़्यादा बढ़ गया एकदम, और ये हम कहाँ पहुँचे गए, ये पॉइंट वाई तक डिस्कशन करेंगे हम। ये तो वाई क्या है, ये वाई है यील्ड पॉइंट, वाई यील्ड पॉइंट है। और ये जो पोजीशन ऐसी होती है कि आप अगर इसमें लोड हटा दें, यानी कि फिर आप वजन कम करना शुरू कर दें, तब क्या होता है कि ये लोड अगर आप रिमूव कर रहे हो तो अपनी इनिशियल स्टेट में नहीं जाता है, ये इनिशियल स्टेट में नहीं आता है वह। और जो ग्राफ का नेचर है आप देखो चेंज हो गया, ओ से पी तक, पी से ई तक, यहाँ तक तो अलग रहा, और ई से वाई तक बिल्कुल नेचर इसका क्या हो गया, चेंज हो गया। अब अगर हम वाई के ऊपर हम क्या करते हैं, लोड को बढ़ाते हैं, तब देखिएगा क्या होता है बिहेवियर इसका। अब हम डिस्कशन करेंगे जो यील्ड पॉइंट वाई था, उससे आगे अगर हम लोड बढ़ा रहे हैं तो वाई से ए तक के बीच का। आइए इस रीजन का हम लोग डिस्कशन करते हैं, वाई और अपन कौन सा रीजन है आपका, वाई और ए, यानी कि कौन सा रीजन हो गया, ये वाला, ये रीजन, ये वाई और ए के बीच का। यहाँ पर अगर आप क्या करते हो, लोड बढ़ाते हैं, हम लोड बढ़ाते हैं तो जो वायर जो फ्लो, समझ लीजिएगा फ्लो होने लगता है, ये समझिएगा कि स्ट्रेन मतलब आपने स्ट्रेस कम लगाया है, लेकिन तब भी क्या हो रहा है ना कि इसका जो एक्सटेंशन है वो एकदम बढ़ रहा है। एक्सटेंशन क्या बढ़ रहा है, इस तरीके से देखो,
एक्सटेंशन बहुत जल्दी एकदम बढ़ रहा है, समझ लीजिएगा कि वायर फ्लो कर रहा है। थोड़ा यूनिफॉर्म तक तो रहेगा, लेकिन फिर क्या होगा, इसका जो डायमीटर है, डायमीटर क्या धीरे धीरे घटने लगेगा। और जो पॉइंट ए आता है, ये पॉइंट ए, इस पॉइंट ए को हम क्या कहते हैं, एक नेक पॉइंट है, ये नेक बना दिया इसने। क्योंकि देखना कि ए के बाद क्या हो रहा है, ए के बाद ये डिक्रीज हो रहा है, ए के बाद जो ग्राफ है वो क्या हो रहा है, नीचे को जा रहा है। वो उसका डिस्कशन बाद में, पहले यहाँ तक की बात करते हैं हम। ए तक यहाँ पर तार जो है वो क्या हो गया, घट गया, उसका डायमीटर घट गया, और वो समझ लीजिएगा तार टूटने के कगार पर पहुंच रहा है अभी। मतलब यहाँ कंडीशन यह आ गई कि लोड अगर आप कम करेंगे तो तार टूटेगा नहीं, अन्यथा टूटेगा। और मैक्सिमम स्ट्रेस है यहाँ पर, जिस स्ट्रेस को हम लोग क्या कहते हैं, इस स्ट्रेस को हम कहते हैं ब्रेकिंग स्ट्रेस। ये चीज क्या कहते हैं हम लोग, ब्रेकिंग स्ट्रेस। आगे ए से बी तक का जो पॉइंट है उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं हम लोग। ये जो पॉइंट ए है, अभी डिस्कशन कर रहे थे ना कि ए से बी की ओर जाने पर बी ब्रेकिंग पॉइंट कहलाता है। और ये जो पॉइंट ए है आपका, ये वाला, ये पॉइंट ए है। यहाँ पर जो आपका स्ट्रेस, अल्टीमेट स्ट्रेस, या वो जो बोलिए अल्टीमेट स्ट्रेंथ या टेंसाइल स्ट्रेंथ, पॉइंट ए पर क्या बोला था मैंने, अल्टीमेट स्ट्रेंथ, अल्टीमेट स्ट्रेंथ है ये, और या टेंसाइल स्ट्रेंथ। डेफिनेशन में थोड़ा सा अंतर होता है। ये डेफिनेशन में अंतर क्या होता है कि जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है, ये टेंसाइल स्ट्रेंथ मैक्सिमम मैक्सिमम स्ट्रेस को ये सह सकता है। ये मैक्सिमम स्ट्रेंथ, मतलब टेंसाइल स्ट्रेंथ में मैक्सिमम जो स्ट्रेस है वो उसको बियर कर सकता है। बट यहाँ अल्टीमेट स्ट्रेंथ की जो बात हो रही है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ में क्या है कि इतना जो ब्रेकिंग पॉइंट जो आने वाला है, यानी कि जो तार टूटने वाला है, उस तक की जो कैपेसिटी है वायर की, उसको ये शो कर रहा है अल्टीमेट स्ट्रेंथ को। ये जो ग्राफ का जिक्र हुआ ए टू बी तक का। आइए यंग मॉडुलस, जिसका पहले जिक्र किया था, उसके हम लोग डिस्कशन करते हैं। यंग मॉडुलस हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप इलेक्ट्रिसिटी में कोई भी डेफिनेशन देख रहे हो तो उसमें एक लाइन आती है, विद इन द इलास्टिक लिमिट। क्या आती है, विद इन द इलास्टिक लिमिट। तो इलास्टिक लिमिट यानी कि प्रत्यास्थताओं की सीमाओं के भीतर वाई की डेफिनेशन देख रहे हैं हम। जो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस है और जो उसका स्ट्रेन है, इनका जो रेशियो है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है यंग मॉडुलस ऑफ द मटेरियल, या यंग मॉडुलस फॉर द मटेरियल ऑफ ए बॉडी। इसको कैसे डिफाइन करते हैं हम, किस तरीके से लिखते हैं, y इक्वल्स टू एफ अपॉन ए क्या शो कर रहा है, एफ अपॉन ए यहाँ शो कर रहा है प्रतिबल, और एल अपॉन एल क्या कर रहा है, शो विकृति। अब हम बल्क मॉडुलस यानी कि के का डिस्कशन करते हैं। और ये जो बल्क मॉडुलस है, ये किससे रिलेटेड होता है, जो वॉल्यूम और वॉल्यूम स्ट्रेंथ से रिलेटेड होता है। यानी कि अगर आप किसी भी सॉलिड या फ्लूइड में कोई भी लिक्विड या गैस आता है, उसमें अगर हम प्रेशर में चेंज करते हैं तो उसका जो आयतन है वो बदलता है, लेकिन उसकी जो शेप होती है वो नहीं बदलती है। तो उसी प्रकार हम एक बॉडी ले रहे हैं और दिखाने की कोशिश करते हैं आपको। हमने क्या करा है कि बॉडी ली और कोशिश करते हैं ये आपका इस तरह से, और ये और ये और ये, तो हमने ये बॉडी ली है और एक सॉलिड बॉडी, एक इस तरह का स्ट्रक्चर लिया, और इस पर हम क्या चीज़ लगा रहे हैं, हम इस पर एक नॉर्मल माने कि लंबवत स्ट्रेस लगा रहे हैं, यानी कि जो प्रतिबल है इस तरह से हम इस पर अप्लाई कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, हम प्रतिबल अप्लाई कर रहे हैं, नॉर्मल स्ट्रेस।
स्ट्रेस मतलब होता ही है ये कि फोर्स पर यूनिट एरिया यानी कि प्रेशर। तो आप यहाँ देख रहे हो कि जब हमने ये चीज़ अप्लाई किया तो इसकी वॉल्यूम में क्या हुआ, चेंज आया। ये जो वॉल्यूम है ना इधर इस साइड में, ये और ये, तो यहाँ पर वॉल्यूम में क्या आया, चेंज आया। मान लीजिए जो प्रारंभिक आयतन था वो था v, और जो चेंज आया वो है स्मॉल v। तो आयतन इतना v है, घटकर कितना रह गया, v माइनस v। तो आयतन में जो परिवर्तन हुआ वो हुआ स्मॉल v, घटा है माइनस v आ गया, राइट। तो वही स्ट्रेस यानी कि फोर्स अपॉन यूनिट एरिया यानी कि क्या हुआ, प्रेशर। प्रेशर और जो आपका वॉल्यूम में जो चेंज हो रहा है, वॉल्यूम का जो चेंज हो रहा है उसका जो रेशियो है यानी कि माइनस v स्मॉल v अपॉन कैपिटल V, क्या कहला रहा है ये चीज़ कहला रही है आपकी बल्क मॉडुलस। क्या कहला रहा है, बल्क मॉडुलस, जिसके कि हम लोग किससे इंडिकेट कर रहे हैं, कैपिटल K से। जो हम इसे जब सॉल्व करते हैं, जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो वो हमारे पास ये रिलेशन आता है बल्क मॉडुलस का, ये K इक्वल्स टू माइनस कैपिटल P इंटू कैपिटल V अपॉन स्मॉल v। नेगेटिव साइन यहाँ क्या इंडिकेट कर रहा है कि वॉल्यूम घट रहा है, माने जब आप स्ट्रेस बढ़ा रहे हो तो इसका जो वॉल्यूम है वो क्या हो रहा है, घट रहा है। अब हम मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या शियर मॉडुलस की बात करेंगे। ये किसके ऊपर डिपेंड हो रहा है, किस स्ट्रेन के ऊपर, जब आप ऐंठ रहे हो किसी चीज़ को, कैसे है वो। और हाँ, इसको दिखाते किससे हम लोग, इसको दिखाते हैं ईटा से। कैसे था ये, ईटा से। डायमेंशन सबकी वही है, ml माइनस 1 t माइनस 2, डायमेंशन वही है। लेकिन जरा फिगर को चेक करते हैं, ये आपको दिख ही रहा है ये फिगर यहाँ पर। इसमें हमने नीचे का जो पोर्शन है, इस क्यूब में नीचे का जो पोर्शन है वो फिक्स कर दिया, और हमने क्या करा कि जो फोर्स है, टेंजेंशियल फोर्स, वो अप्लाई किया, देखिएगा इस साइड में ये, और इसको आप इस तरह से खींच रहे हो, और ये नीचे वाली जो सरफेस है वो ऐसे है, सही है ना। तो अब आप देख रहे हो कि ये जो पोर्शन है ये और ये, इनके बीच में एक एंगल फॉर्म हो रहा है। आप घुमा के देखना, आप क्या करो, एक कॉपी रख लो, एक किताब रख लो मोटी थोड़ी, उसको थोड़ा सा तिरछा करके देखो, नीचे का एरिया है वो एक सा रखो, ऊपर खिसकाओ तो बिल्कुल लगभग एक जैसी इस तरह की शेप आ जाएगी। और ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है, ये एंगल हो रहा है थीटा। तब हम ये कहते हैं कि जो ईटा है यानी कि जो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है वो किसके इक्वल हो रहा है, आपने कौन सा फोर्स लगा रखा है, जो स्पर्शीय प्रतिबल है, टेंजेंशियल स्ट्रेस, यानी कि F अपॉन A और डिवाइडेड बाई थीटा। तो यह कहलाएगा आपका क्या चीज़, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और शियर मॉडुलस कहलाएगा। आइए अब हम लोग पॉइजन रेशियो के बारे में बात करते हैं। जो पॉइजन रेशियो है यानी कि जो पॉइजन अनुपात है उसको हम लोग सिग्मा से इंडिकेट करते हैं। चलिए, बताने से पहले हम लोग एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक हम कोशिश करते हैं ये बनाने की, एक ये और एक ये, और इसे मिला दिया हमने ऐसे, एक लगभग ये एक सिलेंडर बनाया हमने। इस सिलेंडर को अगर हम खींचते हैं, इस सिलेंडर को क्या करा हमने यहाँ से, तो इस सिलेंडर को यहाँ से तो हमने फिक्स कर दिया, सही है। और हम इस सिलेंडर को अगर हम स्ट्रेच करते हैं, बल लगाते हैं इस डायरेक्शन में, या यूँ कहिए कि स्ट्रेस लगाते हैं ऐसे ऐसे, तब होता क्या है कि देखना ध्यान से, कि जो सिलेंडर है वो खिंचेगा तो है, खिंचेगा, लेकिन खिंचने पर क्या होना है ये देखना आप ध्यान से। ये तो आप क्या चीज़ देख रहे हो, आप ये देख रहे हो कि ये क्या है, डायमीटर।
ये घट के कितना रह गया, स्मॉल डी। यानी कि आप किसी तार को अगर आप खूब खींचोगे तो उसका जो व्यास है या उसकी जो डायमीटर है, जो व्यास पर घटेगा ना, कैपिटल डी की जगह स्मॉल डी हो गया। और क्या हो रहा है, अगर शुरुआत में लंबाई कैपिटल एल है तो लंबाई बढ़ के कितनी हो रही है, स्मॉल एल। अगर आप ये चेंज मान रहे हो तो स्मॉल एल प्लस कैपिटल एल कह सकते हो, स्मॉल एल एल प्लस स्मॉल एल, यानी कि जो लंबाई में जो परिवर्तन हुआ वो कितना हुआ, स्मॉल एल। तो पॉइजन रेशियो यहीं पर आता है। पॉइजन रेशियो ये कहता है कि जो लेटरल स्ट्रेन है, लेटरल स्ट्रेन मीन्स क्या हो गया कि स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है, यानी कि जो लंबाई के अनुदिश जो विकृति हो रही है उनके अनुपात के बराबर होता है पॉइजन रेशियो, यानी कि स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल। तो सिग्मा किसके बराबर होगा, अगर आप इसको देखोगे तो आप स्मॉल डी इंटू कैपिटल एल डिवाइडेड बाय कैपिटल डी इंटू स्मॉल एल। ये जो होगा रिलेशन वो किसका होगा, पॉइजन रेशियो का रिलेशन होगा ये।